Assalamu alaikum students. I hope all of you would be fine and doing great at your homes and will be enjoying the Eid. So the students, the chapter that we are going to start here is the internal transport and circulatory system, and the specific topic in this chapter is transport system in invertebrates. But not only in invertebrates, we will also discuss the transport system in vertebrates here. बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट और एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर गैसेस होती हैं, वेस्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनको एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूव करने के लिए एक प्रॉपर, एक वेल डेवलप सिस्टम की ज़रूरत होती है। उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, या फिर उसको हम अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि पाया जाता है। तो जैसे कि हमने एक सिनेरियो बनाया है, हमेशा से जब भी हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इसमें भी सबसे पहले हम सिंपलर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वो जो कि सिंगल सेल होते हैं, जो कि एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो पहले हम प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल एंड इनके पास जो होता है वो हाई सरफेस एरिया टू स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशो होती है इनके पास। इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, एक सेल होता है इनके पास। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये ऑक्सीजन को आउट ऑफ द बॉडी जो है वो आउट ऑफ द बॉडी से लेकर इसको अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी निकाल देते हैं। इस जो भी वेस्ट होता है उसको भी जो इन्होंने एक्सचेंज करना होता है वो भी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं, क्योंकि इनकी जो एक सिंपल सी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसके इर्द गिर्द डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो इजी होता है इन दी प्रोटोजोन्स। उसके बाद थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम होती हैं। जैसे कि कुछ स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें तो ये जो स्पॉन्जेस होती हैं इनके पास भी कोई कोई स्पेसिफिक फ्लूइड मौजूद नहीं होता, बल्कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेने वाले वाटर को ही अपनी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और इसी वाटर के साथ ये डिफरेंट गैसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि स्पॉन्जेस के पास भी ऐसे कोई वेल डेवलप कोई स्पेसिफिक सिस्टम मौजूद नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रा की। तो हाइड्रा जो होते हैं इनके पास भी एक स्पेसिफिक फ्लूइड फील्ड इंटरनल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मौजूद होती है। अगर आप इस वक्त अपनी बुक को साथ खोले हुए हैं, पेज 508 पर आएँ तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर बी पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि हाइड्रा की है। इसमें वो आपको माउथ नज़र दिखा रहा है, टेंटिकल्स भी नज़र आ रहे हैं और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। बेसिकली इसकी एक ही ओपनिंग होती है, वाटर एंटर भी उसी ओपनिंग से होता है और वाटर आउट ऑफ द बॉडी भी उसी एक ओपनिंग से मूव करता है। एक कैविटी है जो कि हाइड्रा की पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो कंप्राइज कर रही होती है, और ये जो कैविटी होती है इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है और ये कैविटी, ये फ्लूइड जो है इनकी पूरी बॉडी को डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। साथ में कहता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना या इसका जो रिजर्वायर होता है वो भी इसी कैविटी के अंदर मौजूद होता है। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है कि पहले प्रोटोजोन्स की बात की, बहुत सिंपल, उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर स्पॉन्जेस की बात की कि वो एक्सटर्नल वाटर को ही अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सर्कुलेट कर रहे होते हैं। देन हम हाइड्रा की बात करते हैं तो उसके पास एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मौजूद होती है। देन आगे हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएँ, हम फ्लैटवर्म्स की बात करें, प्लेनेरियंस की बात करें तो उनके पास भी बिल्कुल वैसी ही गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो मौजूद होती है, लेकिन वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो प्लेनेरिया से थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हाउ, इसमें होता क्या है, बेसिकली ब्रांचेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें जो प्लेनेरियाज की गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है इसके अंदर ज़्यादा सारी ब्रांचेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। आप अपनी बुक के 508 पेज के डायग्राम सी पर आएँ एंड यू कैन सी एक कैविटी है, उसके इर्द गिर्द ज़्यादा सारी ब्रांचेस जो हैं वो बनी हुई हैं। ये बेसिकली इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए और इनकी जो है वो इस कैविटी के अंदर पाई जाने वाली गैसेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो ये यूज़ होती है। और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि रोटिफर्स, इनके पास होती है स्यूडोसिलोम। एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ स्यूडोसिलोम। हमने क्लास में एक दिन डिस्कस किया था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट्स जिनके पास कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती।
कुछ होते हैं सिलोमेट्स। सिलोमेट्स वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर वेल डिवेल्प बॉडी कैविटी मौजूद होती है। और फिर कुछ होते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स वो होते हैं जिनके पास एक बॉडी कैविटी मौजूद तो होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिवेल्प नहीं होती, इतनी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि वो उसका आउटर बॉडी पार्ट्स के साथ, इनर बॉडी पार्ट का आउटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, तो वो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिवेल्प नहीं होती उन ऑर्गेनिज्म को जिनके पास बॉडी कैविटी स्यूडोसिलोम होती है। हम उनको स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं और उस बॉडी कैविटी को स्यूडोसिलोम कहते हैं, जो कि ज़्यादा डिवेल्प नहीं होती। एग्जाम्पल है रोटिफर्स के, ये रोटिफर्स में पाई जाती है, साथ साथ नेमाटोड्स वगैरह में भी पाई जाती है। तो एक फ्लूइड है जो कि स्यूडोसिलोम के अंदर मौजूद होता है, हम उसको सिलोमिक फ्लूइड जो है वो कहते हैं। सिलोम के नाम से ही सिलोमिक फ्लूइड उसको कहा गया है। और ये सिलोमिक फ्लूइड जो है ये इनकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोलस्क्स की। तो मोलस्क होते हैं, उनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक एक डिवेल्प जो है वो अलग से बना हुआ एक सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है और वो अपने साथ गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है। तो अगर हम डिफ़ाइन करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ स्पेशलाइज्ड mechanism, it's a specialized structure, it's a specialized system. It has a muscular pumping heart that moves the fluid and the fluid is blood or the hemolymph. कहता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट वेसल्स, डिफरेंट ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके पास एक पंपिंग डिवाइस होती है, उस पंपिंग डिवाइस को हम हार्ट कहते हैं। उस हार्ट का काम होता है उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको पंप करना। और वो फ्लूइड जो है वो ब्लड भी हो सकता है, वो हीमोलिम्फ भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड हीमोलिम्फ, एंड इट्स व्हाट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक. Now move toward the types of circulatory system. Basically there are two types of circulatory system, and the one is open circulatory system, the second one is closed circulatory system. Open circulatory system जो है वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला जो ब्लड होता है वो बॉडी के फ्लूइड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। जहाँ पर ब्लड स्पेसिफिक चैनल्स में, स्पेसिफिक ट्यूब्स में, स्पेसिफिक वेसल्स में नहीं रहता, बल्कि वो बॉडी कैविटी के साथ कांटेक्ट में भी आ जाता है। तो जब ब्लड और बॉडी का बाकी फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, जब उसके साथ आकर मिक्स हो जाता है तो वो ब्लड नहीं रहता बल्कि वो हीमोलिम्फ बन जाता है। उसके बाद इसके कंपैरिजन में अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जहाँ पर जो ब्लड पाया जाने वाला होता है उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो स्पेसिफिक ट्यूब्स और वो स्पेसिफिक चैनल्स के अंदर जो है वो बंद रहता है। स्पेसिफिक कभी भी वो चैनल से निकलकर आपकी बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर सबसे बेस्ट आपने समझना हो तो आप अपनी मिसाल ले लें, आप ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लें। इसमें हमारा ब्लड कभी भी हमारी ब्लड वेसल से निकलकर हमारे टिश्यूज़ को डायरेक्टली बात नहीं कर रहा होता। अगर करेगा तो वो कोई ना कोई डिजीज़ होगी, वो कोई डिसऑर्डर होगा जो कि बहुत ज़्यादा फैटल भी हो सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बहुत सारे सिंपल इनवर्टिब्रेट्स में, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है एनिलीड्स में और तमाम वर्टिब्रेट्स में। एनिलीड जैसे कि ये अर्थवर्म वगैरह होते हैं ना, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और उसके अलावा कुछ आर्थ्रोपोड्स और कुछ मोलस्क्स होते हैं जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो इनके टिश्यूज़ को डायरेक्टली बाथ कर रहा होता है। ओके, now we will discuss the characteristic of the invertebrate coelomic fluid, hemolymph and the blood cells. Characteristic of invertebrate transport system. First one is coelomic fluid. जैसे अभी हमने बात की है कि एक कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिलोम होती है, बॉडी कैविटी होती है, तो वो फ्लूइड जो स्लोम के अंदर पाया जाता है उसको हम स्लोमिक फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली बच्चों ये जो स्लोमिक फ्लूइड होता है इसकी कंपोजिशन अगर आप देखें तो ये वही होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल की होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की होती है। तो लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, बट बेसिक जो कंपोजिशन सेम होती है। और अब आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आई होप सो पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है जो हमारे टिश्यूज़ के गिर्द, जो हमारे सेल्स के गिर्द पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा जो बॉडी का एक फ्लूइड होता है उसको हम इंटरस्टिशियल
फ्लूइड कहते हैं। तो जो स्लोमिक फ्लूइड जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और स्लोमिक फ्लूइड जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनके अंदर ये गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हीमोलिम्फ की। हीमोलिम्फ उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो इट इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑन द एनिमल्स विद एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एसिडियंस होते हैं, इनके पास हीमोलिम्फ होता है। इनके पास क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो साथ में एक हार्ट भी होगा। बेशक वो कोई बहुत ज़्यादा डिवेल्प और बहुत कोई ज़्यादा प्रोग्रेस्ड हार्ट नहीं है, लेकिन इनके पास एक सिंपल हार्ट मौजूद होता है जो कि इनके हीमोलिम्फ को पंप कर रहा होता है लो प्रेशर के ऊपर। और इसी वजह से ये जो हीमोलिम्फ है ये इनकी डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ तक जो है वो ये पहुंच जाता है। ओके, उसके बाद कहता है कि जो हीमोलिम्फ होता है बहुत सारे इसके नॉन सर्कुलेटरी फंक्शंस भी जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन इनफ बस आप इतना ही कर सकते हैं कि ये पाया जाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है। ब्लड इसको जो है वो हार्ट इसको पंप करता है और ये अपने साथ गैसेस को और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ विल डिस्कस द हीमोसाइट्स। साइट्स की टर्म जहाँ पर भी यूज़ हो जाए, इट्स मीन द सेल। हीमो मतलब हीमोलिम्फ के अंदर पाए जाने वाले सेल। हीम जहाँ पर भी टर्म आ जाए इसका मतलब समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर ब्लड, और लिम्फ वो फ्लूइड है जो आपकी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में पाया जाता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं ब्लड के अलावा। और उसके बाद साइट्स टर्म यूज़ की जाती है फॉर द सेल। तो हीमोसाइट्स वो सेल जो कि आपकी कुछ ऑर्गेनिज्म की हीमोलिम्फ में मौजूद होते हैं। कुछ हीमोसाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है जैसे कि हीमोग्लोबिन। फॉर एग्जांपल अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं रेड ब्लड सेल्स की जो कि ह्यूमंस में या फिर बाकी मैमल्स में बहुत सारे वर्टिब्रेट्स की ब्लड में पाए जाते हैं, तो उनके पास हीमोग्लोबिन उनके साथ मिली होती है। उस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली हीमोसाइट उसके अंदर पाए जाने वाले सेल होते हैं और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि कुछ हीमोसाइट्स के साथ बाइंड किया होता है। और भी हीमोसाइट्स और भी बहुत सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं। कुछ इसमें फेगोसिटिक सेल होते हैं। फेगोसिटिक सेल क्या होते हैं? वो जो कि किसी भी दूसरे सेल को जो कि फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, उसको किल करते हैं, उसको फेगोसाइटोज करते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्लोमोसाइट्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि एमोबोसाइट्स इसमें आ जाते हैं। डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स होती हैं। और इन स्लोमोसाइट्स का फंक्शन भी ये होता है कि वो फेगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं। वो फेगोसाइटोसिस करना यानी कि फॉरेन मटेरियल को किल करना, इनगल्फ करना, उसको मार देना। और ये ग्लाइकोजन स्टोरेज के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि अपने अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेते हैं। और ये जो है वो बहुत सारे डिफेंस रिस्पॉन्सेज में, इनकैप्सुलेशन में और ये एक्सक्रीशन में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा इनके पास एमोबोसाइट्स स्पेसिफिकली वो सेल होते हैं जो आप कह सकते हो कि जो कि मूवमेंट के काबिल होते हैं, जो कि मूव कर सकते हैं। और ग्रैनुलोसाइट्स भी स्पेसिफिक सेल होते हैं, ये भी बहुत सारे मोलस्क वगैरह में पाए जाते हैं। ये वहाँ पर पर्ल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं। ये वो सेल हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये वहाँ पर डिफरेंट फंक्शन जो हैं ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमने स्टार्ट करनी है दैट इज़ दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्टिब्रेट्स। अब हमने वर्टिब्रेट्स की तरफ जाना है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, आप फिशेस से स्टार्ट करें, नेक्स्ट ऑनवर्ड आप चलते हैं, सब तमाम के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जो कि हमेशा स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड को कन्फाइन रखता है। कभी भी ब्लड वेसल से निकलकर बाहर नहीं आता। तो इनके पास जो है वो एक स्पेसिफिक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम हार्ट कहते हैं। हार्ट फिशेज़ में इतना कोई ज़्यादा डिवेल्प नहीं होता। उसके बाद थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिवेल्प होता है एम्फीबियंस में, देन रेप्टाइल्स में उससे भी ज़्यादा डिवेल्प, और बर्ड्स में सबसे ज़्यादा, और मैमल्स में टॉप पर जो है वो वेल डिवेल्प हार्ट मौजूद होता है। किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये वो तमाम बातें हैं जो हमने मिड के बाद वाले सिलेबस में इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाने वाला होता है, ये बेसिकली
बहुत सारी गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपके लंग्स में से, आपका जो ब्लड है आपके लंग्स में से एक ऑक्सीजन को उठाता है, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, देन डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, दोबारा आपके लंग्स तक ले आता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल कर देते हैं। देन इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है आपको डिफेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्मिक सेल। जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, आपका ब्लड, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपको जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड में पाए जाते हैं और ये डिफरेंट काम जो है वो किस तरह डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल हैं जो डिफरेंट मेथड से आपको जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में आपके लिए बाहर से आने वाले फॉरेन एंटीजन्स के साथ फाइट करते हैं। उसके बाद इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रिवेंट द ब्लड लॉस थ्रू द कोगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अगर ये कोगुलेशन का प्रोसेस ना हो तो ये ब्लीडिंग का प्रोसेस कभी ना रुके, ब्लीडिंग होती रहे और एज अ रिज़ल्ट आपको ब्लड लॉस हो जाए। तो ये कोगुलेशन है, होता क्या है कि कट लगने के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग होने के बाद वहाँ पर ब्लड कोगुलेट हो जाता है, ब्लड जम जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और हमारी पीएच को रेगुलेट करता है हमारा ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर और हमारी पीएच को रेगुलेट करने में। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्लड के ना बेसिकली बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो कि आपके ब्लड में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप अपना ब्लड लें, ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को बाहर निकाल दें। सेल्स को बाहर निकालने के बाद जो आपके पास एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड बच जाएगा उसको आप प्लाज्मा कहते हो। इस प्लाज्मा में जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। इसमें वाटर होता है जो कि 90% इसका टोटल वाटर इसके पास मौजूद होता है। तो ये स्ट्रॉ कलर लिक्विड है जो कि हमारे ब्लड का एक पार्ट है, इसमें 90% वाटर होता है। इस वाटर के अलावा इसके पास 7% प्रोटीन्स होती हैं। इन 7% प्रोटीन्स में जो 60% है वो एल्बुमिन होती है। एल्बुमिन जिसका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में। उसके अलावा इसके पास बहुत सारी ग्लोबुलेंस होती हैं और जो बाकी रिमेनिंग 3% है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए, वो बच्चे वो स्पेसिफिक सॉल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्ट हो गए, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो बाकी जो रिमेनिंग 3% है वो उसमें आ जाती हैं। तो इसके पास बहुत सारी ग्लोबुलेंस होती हैं। व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबुलेंस? ग्लोबुलेंस बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलेंस एक टर्म है। आपने एक नाम सुना होगा एंटीबॉडीज़। बेसिकली बच्चे ये जो ग्लोबुलेंस हैं ये एंटीबॉडीज़ ही होती हैं। ये आपके ब्लड में एट अ टाइम बहुत सारी डिफरेंट ग्लोबुलेंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। यहाँ पर एक और टर्म जो है वो यूज़ की जाती है सीरम। सीरम बेसिकली प्लाज्मा का वो पार्ट है, जब आप प्लाज्मा के अंदर से तमाम प्रोटीन्स निकाल दें तो पीछे जो फ्लूइड बचता है हम उसको सीरम कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखिए आपके पास ब्लड था, ब्लड में से आपने तमाम सेल निकाल दिए, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, सब कुछ निकाल दिया, तो पीछे बचा प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, वाटर होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। जब आपने इस प्लाज्मा के अंदर से तमाम तर प्रोटीन्स निकाल दी तो पीछे बचता है सीरम। ठीक हो गया। और ये सीरम एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत सारे फंक्शंस में इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, बहुत सारे इम्यूनल रिस्पॉन्स में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद कहता है कि ये तमाम जो कंपोजिशन थी ये प्लाज्मा की थी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में इरेथ्रोसाइट्स आते हैं जिनको आप उर्फ़े आम में रेड ब्लड सेल्स कहते हो, ल्यूकोसाइट्स आते हैं जिनको आप वाइट ब्लड सेल कहते हो, प्लेटलेट्स जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो फर्दर इनको आगे से 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, यानी कि इरेथ्रोसाइट्स की। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इनकी शेप, इनके साइज़ और इनके नंबर में ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में ये डिफरेंट होते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स जो कि सिंपलर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि एम्फीबियंस वगैरह हो गए,
उनमें जो रेड ब्लड सेल है वो न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लिएटेड मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन जब आप मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स के रेड ब्लड सेल में, एक मैच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैमल्स के रेड ब्लड सेल होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद जो होती हैं कुछ फिशेज़ और कुछ एम्फीबियंस होते हैं, उनके पास भी एन्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। मतलब एन्यूक्लिएटेड का मतलब जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और सबसे अगर आप बात करें तो ये सैलमेंडर है जिसके पास लार्जेस्ट आरबीसीज मौजूद होते हैं। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप बर्ड्स की बात करते हैं तो उनके पास भी ऑस्ट्रिच होता है, इसके पास लार्जेस्ट आरबीसीज मौजूद होते हैं। लाइक ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट जो है वो बातें यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप करना चाहें तो इट्स ओके, नहीं करना चाहते तो बल्कि कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि इनके पास जो है एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बच्चे स्पेसिफिकली एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में कैसे पाई जाती है? ये जो रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड की हुई होती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिल जाती हैं तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है और आपके ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है वो वो मूव कर रही होती है आपके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाने के लिए। और ब्लड जब इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है तो वो ब्राइट रेड होता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड से निकल कर टिश्यूज़ में चली जाती है देन ब्लड जो है वो ब्लूइश टाइप उसकी शेड आ जाती है। लेकिन जब अगेन ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो वो अगेन दोबारा से जो है वो रेड हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो अच्छा, इसमें ना वो हीमोग्लोबिन में एक और बात करना चाह रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाली हीमोग्लोबिन के साथ साथ सम टाइम आपके ब्लड में और बॉक्स हीमोग्लोबिन भी होती है। मतलब कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करके लेके जा रही होती है तो जिन जिन टिश्यूज़ को वो ऑक्सीजन देती है उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती रहती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगेन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वापस आती है। तो जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, देन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी के ये वॉरियर्स होते हैं। ये आपकी वाहिद एक चीज़ है जो आपके लिए सिंसियर है, जो आपके साथ सिंसियर है, जो आपके लिए फ़ाइट करती है। आपके वाइट ब्लड सेल्स आपको हर तरह की जो है ना वो डिजीज़ से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल आपके अंदर एंटर होता है तो वाइट ब्लड सेल्स आपको पता भी नहीं चलता वो आपके लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, उसके साथ लड़ रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में भी डिस्कस की थी कि ये आपके जो है ना वो आपको इम्यूनिटी, आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली। हीमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? ये एक इमेच्योर सेल होता है, स्टेम सेल, ये वहाँ से वाइट ब्लड सेल जो है वो बन रहे होते हैं और इस प्रोसेस को हीमेटोपोइसिस कहते हैं। तो इसमें अभी हमने बात की है कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं वाइट ब्लड सेल्स की। हम बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट वो टाइप होती है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे जरदाने मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल में इओसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। इओसिनोफिल्स जो होते हैं ये बेसिकली फेगोसिटिक सेल होते हैं। ये किसी भी फॉरेन प्रोटीन को इंजेस्ट करते हैं। ये बहुत सारे इम्यून कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो है वो आप कह सकते हो कि ये भी आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। बेसोफिल्स होते हैं, ये भी जो है ये ज़्यादा न्यूमरस होते हैं, सॉरी लीस्ट न्यूमरस होते हैं। लीस्ट न्यूमरस स्टैंड्स फॉर कि इतने ज़्यादा नंबर में ये मौजूद नहीं होते और ये फॉरेन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये एक केमिकल रिलीज करवाते हैं, हिस्टामाइन और हेपरिन। हिस्टामाइन और हेपरिन जो होती हैं, हिस्टामाइन का काम होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट रखती है, यानी कि उनको खुला रखती है। और ये जो होती है वो इन्फ्लेमेशन की साइड के ऊपर कोई भी फ्लूइड को लीक करवाती है। और हेपरिन जो होती है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। हिस्टामाइन और हेपरिन, हिस्टामाइन का काम होता है आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करना और हेपरिन का काम होता है आपके ब्लड को क्लॉटिंग से बचाना। उसके बाद आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बच्चे स्पेसिफिकली कोई भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो उसके साथ ये फाइट करते हैं
और कोई भी जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली उसमें वो ऐसे रिजल्ट से हो रहा होता है कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें उस इन्फेक्शन के दौरान कि ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं या आने वाले फॉरेन मटेरियल के साथ फाइट कर रहे होते हैं या उसको मार रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके पास कोई किसी किस्म के ग्रैनुअल्स मौजूद नहीं होते। एग्जाम्पल है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स ब्लड में बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। जैसे ये बनते हैं मोनोसाइट बोन मैरो में बनते हैं, ब्लड में आते हैं कुछ घंटे, 7-8 घंटे ये मोनोसाइट जो होते हैं वो आपके ब्लड में रहते हैं, देन ये आपके टिश्यूज़ के पास चले जाते हैं और टिश्यूज़ में जाकर ये मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये स्टोर हो जाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई फॉरेन मटेरियल उस टिश्यू के अंदर अगर पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर अपनी एंट्री हासिल कर लेता है तो मैक्रोफेजेस उसको मारते हैं, उसको किल करते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके 2 एग्जांपल है बी सेल लिम्फोसाइट और टी सेल लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट वो होते हैं जो बजाते खुद आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में आने वाले फॉरेन मटेरियल के साथ फाइट करते हैं और बी सेल वो होते हैं जो बजाते खुद नहीं लड़ते बल्कि ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो जाकर उस एंटीजन को, उस बाहर से आने वाली कोई भी जो फॉरेन मटेरियल होता है उसको ये उसके साथ लड़ते हैं और उसको मार देते हैं। तो ये डिफरेंस है, टी लिम्फोसाइट बजाते खुद जाकर लड़ते हैं, बी लिम्फोसाइट खुद नहीं लड़ते बल्कि ये जो हैं बना रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बच्चे काम होता है बेसिकली आपके ब्लड में क्लॉट करवाना, आपके ब्लड को क्लॉट करवा देना। कहीं पर भी कट लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए तो वहाँ से ब्लड को वेस्ट होने से बचाने के लिए प्लेटलेट्स आते हैं और वहाँ पर आकर ये ब्लड को क्लॉट करवा देते हैं। देखने में बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है कि भाई प्लेटलेट्स आएंगे और ब्लड को वहाँ से वापस में मिल जाएंगे और चलो जी ब्लड क्लॉट हो गया। बट अगर आप इसकी डिटेल में जाएं, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके ब्लड को क्लॉट करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली बच्चे जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर नॉट द मेच्योर सेल और द स्पेसिफिक सेल बट दे आर ओनली द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल। ये एक सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं और इनमें कहते हैं जब भी कोई ब्लड वेसल वो इंजर्ड हो जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये वहाँ पर आते हैं, क्लम्पिंग करवाते हैं और उसके बाद ये ब्लड को कोगुलेट करवा देते हैं।